इशू हो सकता है कि रुपया खास तौर पर थोड़ा सा कमज़ोर था कल, मुझे समझ नहीं आया क्यों है। एनीवे बिसाइड्स द पॉइंट है, वो एसबीआईसी करके एक आईपीओ आ रही है, इसमें बहुत समझने वाली बात है। आप अगर कंपनी देखेंगे, फाइनेंस कंपनी है, पोस्ट इशू मार्केट कैप करीब 5-6 हज़ार करोड़ का होगा तो बड़ा एक्साइटमेंट होगा कि देखो यार स्मॉल कैप आ गया, स्मॉल कैप आ गया। लेकिन स्मॉल कैप के पीछे एक और चीज़ देखने की, 40-45% से लोग टॉप लाइन लोन बुक बढ़ा रहे हैं, उसके बाद इनका प्रॉफिट ग्रोथ 30% से ऊपर है। चलो जी, बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो इनको भी और सबको। लेकिन इनका ईपीएस ग्रोथ सिर्फ 17% है। तो आप यहाँ पे समझेंगे कि अगर कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ 30% से ऊपर कर रही है, 30% से ऊपर का प्रॉफिट बढ़ रहा है, लेकिन ईपीएस 17% बढ़ रहा है, 17% ईपीएस ग्रोथ, ऐसा क्यों? क्योंकि कंपनी इक्विटी डाइल्यूट कर रही है, और इक्विटी डाइल्यूट करने का मतलब नए नए शेयर बेच रही है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को और नए इन्वेस्टर्स को। और ये क्यों इनको करना पड़ रहा है? क्योंकि इनका रिटर्न ऑन इक्विटी 12% है। जब आपका रिटर्न ऑन इक्विटी 12% है और आपकी मंशा है ग्रो करने की 46-45% पे, तो ऑब्वियसली आप रिटर्न ऑन इक्विटी, क्योंकि आपका कम है, ग्रोथ ज्यादा है, आपको इक्विटी डाइल्यूट करना होगा या लोन लेना होगा। आरओए इनका 3.7 है, लेकिन आरओई इनका 12 है। ये उसको 3 टाइम्स लेवरेज कर नहीं पा रहे हैं, 3, 3.5, 4 गुना से ज्यादा। प्राइस टू बुक हिसाब से देखेंगे तो 2.5 टाइम्स प्राइस टू बुक पे आ रही है। ठीक है, बुल मार्केट है, मजा लें, आईपीओ में अप्लाई करें, बस उसके बाद ठीक है। मतलब मुझे देखो, ये सब चीज़ें जो इतनी जो ग्रो करती है ना, जो फाइनेंस की कंपनी 40% वाली, उसमें कुछ ना कुछ आदमी को सोचना चाहिए कि 40% ग्रोथ की फाइनेंस की कंपनी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है और सीजनिंग आउट ऑफ लोन नहीं होता। जब सीजनिंग आउट ऑफ लोन का ये मतलब हुआ कि आज अगर आप किसी को लोन दिए सपोज 10 लाख रुपए का, तो अगले महीना तो डिफॉल्ट करता ही नहीं है, उसके अगले महीने, उसके अगले महीने, 1 साल तक सब कुछ अच्छा चलता है। 1.5 साल 2 साल बाद आपको समझ आता है यार ये गड़बड़ हो गया। फिर आप क्या बोलते हो, यार पहला 2 साल तो इसका हमारा इंटरेस्ट सही आया, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम हो गई, इसको प्रॉब्लम कुछ नहीं हुई। पहला 2 साल 1 साल वो आप ही के 10 लाख रुपए में से आपको उठा के पैसे दे रहा था, उसका बिजनेस वायबल नहीं था और इसीलिए बाद में जाकर उसको डिफॉल्ट करने का एक प्रॉब्लम हुआ। तो नॉर्मली अगर आप ये देखते हैं, लोन बुक अगर मैं देखूं कोई भी कंपनी का, अगर मैं उठाऊं देखूं कि लोन बुक कैसा है, तो लोन बुक को एक स्टैंडर्ड से बढ़ना चाहिए। 30%, 30%, 30%, 30% करके अगर लोन बुक बढ़ रही है तो अच्छी बात है। अगर कभी 45%, 50%, 60% लोन बुक बढ़ रही है तो कुछ तो प्रॉब्लम हो जाती है। और ये एफएमसीजी कंज्यूमर कंपनी नहीं है कि आप 40%, 50% ग्रोथ देकर एक्साइटेड हो। अगर आप अपने घर के बाहर खड़े हो जाएं कि मुझे लोन देना है, तो मुझे गारंटी से बोल सकता हूँ, चाहे आप गांव में हो या शहर में हो या टाउन में हो या सिटी में हो या डिस्ट्रिक्ट में हो या अमेरिका में हो या इंडिया में हो या यूरोप में हो, लाइन लग जाएगी लोगों की पैसे लेने की। तो लोन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोन रिकवरी में प्रॉब्लम होती है। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए फिर भी ठीक है, लेकिन 2.5 टाइम्स बुक पे महंगा है। और लेकिन हाँ, आईपीओ में अप्लाई करें, मजे लें, उसके बाद उसको बेचने पहले दिन, खत्म हो गई बात, खेला खत्म, पैसा आ जाए। अच्छा, अब बेचने के बाद अगर स्टॉक बढ़ जाएगा तो भाई मुझे मत पकड़ना, मैं तो एनालिसिस करता हूँ। बुल मार्केट में कुछ भी होता है, जैसे बेयर मार्केट में कुछ भी होता है, तो दोनों का लॉजिकली जब हमको अच्छी बैंक्स 2 टाइम्स बुक मिलती है, तो ये छोटी छोटी बैंक 5,000 करोड़ की जिसकी लोन बुक है और जो इतनी छोटी बैंक है, हाँ इनका एमएसएमई में ये जो मीडियम एंटरप्राइजेस को ये लोग फंडिंग करते हैं और उसमें ऐसे भी टानाटानी चलती है पैसे की। मतलब आपको असली कमाई जो है वो रिटेल लोन में, असली कमाई रिटेल को पैसा दो और रिटेल को भगवान को मनाओ कि रिटेल डिफॉल्ट कर जाए। डिफॉल्ट करते ही क्रेडिट कार्ड वाले कैसे पैसा बनाते हैं? आप टाइम से पेमेंट करेंगे तो उनको कोई फायदा नहीं है। क्रेडिट कार्ड वाले आपको पैसा देते हैं, फिर वो भगवान को मनाते हैं, दुगत्ती फेरते हैं कि भगवान इसको डिफॉल्ट करा देना, कुछ भी हो जाए, भूल जाए अपना डेटा, अच्छा हो जाएगा। लेकिन तभी उनका रिटर्न बनता है। आप टाइम टू टाइम क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते रहेंगे तो आप उनके लिए वर्स्ट कस्टमर है। मतलब वो अच्छा, हाँ ऐसा भी नहीं डिफॉल्ट करके आप शहर छोड़ के भाग जाए, फिर वो आपके घर के बाहर आए, बोला कहाँ थे जी, बोला कल शाम को तो सारा परिवार निकल गया यहाँ से। हाँ, ऐसा भी उनको कस्टमर नहीं चाहिए। ऐसा कस्टमर चाहिए जो 2 बार आपको फोन करे, 3 बार फोन करे, ओवर पेमेंट का चार्ज लगाए, उसके बाद आप उसको पेमेंट कर दें। तो इसी ढंग से एमएसएमई में क्या होता है, आप बार्गेनिंग पावर उतनी होती नहीं है। एक्सिस बैंक एमएसएमई और एसएमई फंडिंग बहुत की थी 2001, 2, 3, 4, 5 के पीरियड में, और धीरे धीरे सब रिटेल की तरफ आ रहे हैं। आईसीआईसीआई भी कॉर्पोरेट लोन बहुत करती थी, रिटेल की तरफ आ रहे हैं। एचडीएफसी बैंक 50-50 मेंटेन करके चलती थी शुरू से, आधा रिटेल आधा कॉर्पोरेट। ये थोड़ा बैंकिंग का ज्ञान हो रहा है, बट मुझे लगता है कि इससे आपको भी एक सेंस आएगा कि बैंकिंग स्टॉक्स को किस ढंग से देखना चाहिए, किस ढंग से एनालाइज करना चाहिए। बट एसबीआई वो हिसाब से है, बट नॉर्मली मुझे इसमें लॉन्ग टर्म में 45% ग्रोथ वाली फाइनेंस कंपनी में थोड़ा सा डर लगता है कि क्या। और प्राइवेट इक्विटी है इसमें, और प्राइवेट इक्विटी जहाँ होता है वो दौड़ाती है कंपनी को आगे। मतलब प्राइवेट इक्विटी का काम ये है कि कंपनी को ग्रोथ में दौड़ाना, और वेट करते हैं बुल मार्केट का कि कैसे बुल मार्केट आए और कैसे हम मतलब अपना सामान लेकर ऑफलोड करें। बट हाँ, ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट से बैंक खराब नहीं है, बट मुझे लगता है ग्रोथ थोड़ी ज्यादा है, थोड़ी कम ग्रोथ। अच्छा, ग्रोथ से भी हम क्या करें, हमारा ईपीएस ग्रोथ तो 17% हो रहा है, बिकॉज अर्निंग पर शेयर 17% इसलिए बढ़ रहा है बिकॉज नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ रहे हैं। तो आप डाइल्यूट करते जाएंगे तो ईपीएस कभी नहीं बढ़ेगा, बिकॉज ईपीएस का फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है 35% से 33% से, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ रहे हैं, तो नेट प्रॉफिट के साथ जब मैं नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड करूंगा तो मेरा ईपीएस ग्रोथ उतना आता नहीं है। 17% का ग्रोथ है, तो 17% है शेयर होल्डर के हिस्से में जो आया, उसके बाद जो है वो तो ठीक है, चलो अच्छी बात है। चलो एनीवे, एक और डिस्कशन पॉइंट ये रहा कि
यूएस का मार्केट गिरा, हम गिरे, कल हम पहले गिर गए थे, अब आप ये बोल सकते हैं हम पहले गिरे, वो बाद में गिरे। अब वो पहले कौन गिरा नहीं गिरा उससे कोई मतलब नहीं है। बेसिकली मुझे लगता है हमारे मार्केट के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, क्रूड वाला चक्कर है। कभी उनको ये पता होगा कि मैं हर वक्त ये बोलता था कि फेड के पास नापने की मशीन है कि इनका पैसा कब खत्म होगा। जब तक पैसा खत्म इनका नहीं हो जाएगा फेड छोड़ेंगे नहीं। और फेड जो है वो कुश्ती के वो प्लेयर की तरह है कि जब तक सामने वाला वो चारों खाने चित नहीं होता है छोड़ता नहीं है, पूरा जान निकाल दो उसकी। जब तक कंज्यूमर का पैसा, बिकॉज कंज्यूमर का पैसा खत्म हो गया मतलब कंज्यूमर के पास अब कुछ है ही नहीं खरीदने का, पैसे खत्म हो गए, चलो भाई काम पे लगो, आओ रोटी सब्जी खाओ, घर में हो गया बहुत पिज्जा पास्ता। तो ये वाला जो कहानी है फेड की, मुझे लगता है ये अब स्टार्ट होएगी। और बिकॉज पैसा खत्म हो गया इज अ गुड साइन। और बॉन्ड मार्केट क्या बोल रहा है, बॉन्ड मार्केट अभी पॉज मोड में है, बोलते हैं और कोई रेट हाइक नहीं होगा, अभी से पॉज होगा, अगले साल तक पॉज होगा बॉन्ड मार्केट, ये बोल रहा है। मुझे लग रहा है पर्सनली, अब मैं कौन हूँ मुझे खुद नहीं पता, बट मुझे लग रहा है कि ईयर एंड या जान फेब में, अगले साल जनवरी या फरवरी में एक रेट कट आ सकता है। और रेट कट के लिए सबसे बढ़िया चीज़ क्या होगा, मॉर्गेज रेट जो अमेरिका में ब्याज के दर है वो 8% से ऊपर जाए और लोग परेशान हैं। जितनी परेशानी होगी उतने फेड पे प्रेशर आएगा कि भाई अब तो तुम रेट कट कर दो। अब डिपेंड करता है कि फेड कहाँ तक वेट करती है या क्या करती है, बट ब्रॉडली सिचुएशन वहाँ पे ऐसी है अभी कि इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाएंगे, क्योंकि जब फिच ने रेटिंग का टेढ़ा मेढ़ा किया है। और बॉन्ड मार्केट भी कल बहुत गिर गया, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट 10 साल का आप देखें या 2 साल का देखें या 3 साल का देखें, वो ऊपर जाएंगे। लेकिन शेयर बाजार मुझे लगता है सब कुछ कंट्रोल में ले लेगा, हाँ, अनलेस कोई नया कुछ एक्सटर्नैलिटी नहीं। अब क्या होता है ना, बाजार जब गिरता है तो कोई शेयर नहीं खरीदता है। अब किसी को नहीं लेना है, सबको लेना है बढ़िया न्यूज़ बताओ यार, तभी लेंगे। अपने इधर उधर की न्यूज़ पे नहीं लेंगे यार, अभी तो रेटिंग कट हो गई, अभी ये हो गया, अभी वो हो गया। तो जब नॉर्मल होगी चीज़ तो भाव भी नॉर्मल मिलेंगे। वो मैं शुरू से बोलता हूँ, आप क्लैरिटी पे लोगे तो भाव भी क्लैरिटी के देने पड़ेंगे। ये टाइम है आपको इन्वेस्ट करने का, आपको जहां इन्वेस्ट करना है, अगर आपका पोर्टफोलियो बना है, स्टॉक बना है, धीरे धीरे लेते जाएं। बिकॉज बॉटम क्या है किसी को नहीं पता, 1 दिन 2 दिन 3 दिन भी हो सकता है, 11 दिन तक डाउ और नास्डैक रैली मारे थे। तो आपको अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो अभी लेना चाहिए। मुझे अभी भी लगता है यही चीज़ कि 4-6 महीना में ये सब कहानी खत्म हो जाएगी, फिर हम ये डिस्काउंट करेंगे कि रेट कट कब हो रहा है। अब जब हम उस मोमेंट तक पहुंचेंगे तो भाव भी उस मोमेंट के रहेंगे, नीचे से तो स्टॉक ऑलरेडी डबल ट्रिपल हो चुके हैं। कल मैंने एआई की बात की थी, तो किसी ने बोला कि सर एआई रिलेटेड कुछ कोई इवेंट करेंगे, कोई डिस्कशन करना चाहिए, बिकॉज आगे आने वालों जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, हमारे घर में, आपके घर में, सबके घर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा एआई कैसे। तो कल किसी ने कल मैं पढ़ा कि बोले ब्रेस्ट कैंसर के लिए रेडियोलॉजिस्ट से बेटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर ने बैठकर काम कर दिया। तो मतलब आप समझिए जो रेडियोलॉजिस्ट है उसकी नौकरी इतने साल पढ़ाई लिखाई करके अगर कंप्यूटर ही वो काम कर देता है तो वो बेचारा क्या करेगा। तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है। मुझे लगता है ग्लोबली गवर्नमेंट्स रोक देगी इसको, ऐसे होने नहीं देगी, बिकॉज ये सारे लोग सड़कों पर आ जाएंगे। मतलब मैं 20 साल 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस लेकर अगर मैं काम करने आया हूँ और उसके बाद मुझे पता चल रहा है कि कंप्यूटर मेरा काम कर देता है, तो कंप्यूटर रखा जाएगा, फिर आदमी क्यों होगा। फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि अगर लोहा लोहे को काटता है, तो अगर आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सारी परेशानी क्रिएट कर रही है, तो क्यों ना आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली कंपनी में ही थोड़ा सा शेयर लेके थोड़ा सा पोजीशन बना के छोड़ दें। लेकिन इंडिया में अभी ओपनली वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, जरूर नजर आएगा तो उसमें देखा जाएगा। बट ये याद रखना कि लोहा लोहे को काटता है, अगर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबको परेशानी करेगी, सबकी नौकरियां खाएगी, तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टॉक्स हमको ढूंढना चाहिए और उसी में इन्वेस्ट कर दो। तो भाई ठीक है, कुछ